Hello viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius Theorist. Dear students, today we have to discuss about the electrodynamics. आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे. हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ. टॉपिक ये है, मैं क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करता, नहीं लिखता, मगर आपको वर्बली में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. कंडीशन कुछ ये है कि कहा गया है कि कोई चार्ज है, कुछ लार्ज डिस्टेंस पर वो अवेलेबल है. कोई चार्ज है, हमने जिसको प्लेस किया है एट लार्ज डिस्टेंस पर. उस लार्ज डिस्टेंस पर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे. सपोज करें ये एक पॉइंट है, अभी ये तो मेरे क्लोज है. अज्यूम कर लेते हैं मैं इस चार्ज को, अज्यूम कर लेते हैं दिस इज अ चार्ज. अभी ये मेरे क्लोज है. अभी मैं क्या कहता हूं, मैं इस चार्ज को कहता हूं कि आप लार्ज डिस्टेंस पर चली जाओ, मगर ये तो नहीं जाएगी, जस्ट नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा हूं. मैं कहता हूं इस चार्ज को आप एक लार्ज डिस्टेंस पर लेकर जाएं. उस लार्ज डिस्टेंस पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. फिर इस पर सवाल आता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें जब हम किसी चार्ज को किसी लार्ज डिस्टेंस पर रखते हैं, किसी लार्ज डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं, तो उस पॉइंट पर, उस प्लेस पर इस चार्ज की जो फील्ड होती है वो फील्ड मेजर करनी है. ओके, या इसको अदर वे से ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन डिफरेंट वे से कि चार्ज की फील्ड मालूम करें. हमने चार्ज को इतने डिस्टेंस पर रखा है कि ये जो चार्ज है ये बिल्कुल हमें छोटी दिखाई देती है, इतना डिस्टेंस ज्यादा है. ये चार्ज लुक लाइक अ पॉइंट दिखाई देती है. तो इस वजह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. यहाँ एक चार्ज है, इसको हमने लार्ज डिस्टेंस पर रखा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें. मैं यहाँ ये चीज मेंशन करता हूँ कि लार्ज डिस्टेंस है. अदर क्वेश्चन में क्या कहता हूँ कि कोई चार्ज है, हम इसको प्लेस करते हैं किसी डिस्टेंस पर, कि जो चार्ज की फिजिकल अपीयरेंस है वो जस्ट लाइक लुक अ पॉइंट, वो पॉइंट की तरह दिखाई देती है. तो इन दो वे से ये सेम क्वेश्चन आ सकता है. तो इसकी डायग्राम मटेरियल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर फोकस करें. सपोज करें ये हमारे पास चार्ज है, एक ये चार्ज इधर है dq और एक चार्ज ये इधर है dq. इन दोनों चार्जेस की फील्ड होगी. सपोज करते हैं कि ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है. इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो फील्ड कैलकुलेट करनी है. सेम में से इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो फील्ड हमें मालूम करनी है. ओके, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरह होगी, इस तरह, इस तरह. ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं इधर है, ये पॉइंट P इधर है. इस पॉइंट P पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करनी है कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इस सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ वाला जो डिस्टेंस है ये सपोज करें z, और ये जो डिस्टेंस है ये है r. दिस इज r डिस्टेंस एंड दिस इज z. ओके, ये इतनी दूर चार्ज है. इस पॉइंट P पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड मालूम करनी है. ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, बिल्कुल छोटी दिखाई देती है. इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की वो कैलकुलेट करनी है. ओके, तो इसकी वजह से भी फील्ड होगी और इसकी वजह से भी फील्ड होगी. तो इन फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कॉस कंपोनेंट और दूसरा होगा साइन कंपोनेंट. इसकी वजह से ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, सपोज करते हैं ये dq2 को लेते हैं और ये dq1 है, ये 1 और 2 है. इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी E2 cos थीटा, और इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी E1 cos थीटा. ओके, सेम में से इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा फील्ड का, जो है साइन कंपोनेंट. सेम में से dq1 का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट फील्ड का होगा, वो भी ड्रा कर लेते हैं कि ये इसके कंपोनेंट है. ओके, ये इसका वर्टिकली कंपोनेंट ये है
डीई साइन थीटा कह रहे हैं क्योंकि ये डी क्यू है तो आप इसको डीई कह सकते हैं, डीई, ये क्या है, डीई है। ओके, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी डी क्यू की वजह से वो क्या होगी, डीई टू साइन थीटा, और इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो क्या होगी, डीई वन साइन थीटा, डीई वन साइन थीटा। ओके, अच्छा ये बात माइंड होनी चाहिए कि ये जो फील्ड होती है इसको हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये नेगेटिव होती है, और ये दोनों, ये क्या होती है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव होती है। तो इसको लेते हैं नेगेटिव, इसकी जो फील्ड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव डीई वन साइन थीटा। ओके, ये इसकी फील्ड है। तो ये जो फील्ड है, यहाँ जो चार्जेस पड़ी हुई है, ये चार्ज है और ये दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनके दरमियान जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इट मींस देयर कंपोनेंट विल बी सेम, उनके कंपोनेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगी, वो भी सेम होगी, ये फील्ड और ये भी क्या होगी, सेम ही होगी, मगर इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक है अपवर्ड एक है डाउनवर्ड। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये कैंसिल कर लेंगे। ओके, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये कैंसिल कर लेंगे। अभी हमारे पास रिमेनिंग दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। अभी जो भी फील्ड होगी इस पॉइंट पी पर, इन कास्ट कंपोनेंट की वजह से फील्ड हो सकती है। तो इस पर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, then find electric field at point P. Then find electric field at a point P. And this field is produced because of what component? या because of which component? ये किस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? जब हम किसी चार्ज को लार्ज डिस्टेंस पर रखते हैं, इतना दूर लेकर जाते हैं कि वो एज अ पॉइंट की तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस कंपोनेंट की वजह से होती है? तो इस पर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, अगर मेट्रा में क्वेश्चन आए तो आ सकता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कंपोनेंट ए DE1 sin theta, DE2 sin theta, DE1 cos theta, DE2 cos theta। ऑप्शन E, C and D, C and D। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो आपने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, जो वर्टिकली वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो इट मींस दिस इज नॉट करेक्ट वन, ये भी करेक्ट नहीं है। साइन वाले क्या है, वो तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फील्ड क्या, जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, अच्छा, DE1 cos थीटा की वजह से भी है, यस, इसकी वजह से भी है, सेम वे से इसकी वजह से भी है। तो ये दोनों क्या है, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, C and D, C and D। So surely D is correct ऑप्शन, D क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अगर यहाँ पर एंगल्स मेंशन करें कि ये एंगल है 30 है, 90 है, 60 व्हाटसएवर, जो भी एंगल मेंशन करें, तो जस्ट कंपोनेंट को देखकर एंगल के बेसिस पर भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ तो हमें एमसीक्यू डिस्कशन नहीं करनी, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान में Q अपान में R स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट की वजह से, कास्ट कंपोनेंट की वजह से। तो यहाँ पर हम कास्ट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, कनेक्ट कर ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर इनटू cos थीटा, इनटू cos थीटा। आते हैं cos की तरफ। अभी थोड़ी सी डिस्कशन हम इस रेशो पर यूज करते हैं, अपनी डिस्कशन है ना वो यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशो। ओके, तो यहां से लेकर यहां वाला जो डिस्टेंस है वो है r, ये भी डिस्टेंस क्या है, सेम r है, ये इक्वल डिस्टेंस पर लाई करते हैं, जितना ये डिस्टेंस है सेम से ये भी डिस्टेंस है। ओके,
और यहां पर एक एंगल बनती है, एंगल बनती है। तो यहां पर रेशो कौन सा है? कास है। तो कास किसके इक्वल होता है? कास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, सपोज करें मैं इस चीज को देख रहा हूं या मैं इस मोबाइल को देख रहा हूं कि जो मोबाइल में सामने ये क्या एज अ परपेंडिकुलर बिहेव करती है, क्या एज अ परपेंडिकुलर है। तो सेम वैसे इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलरिटी मींस r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो है ये बिहेव करती है एज अ हाइपोटेन्यूज, और जो z बिहेव करती है एज अ बेस बिहेव करती है। This z behave as a base and this r behave as a hypotenuse, क्योंकि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है एक्चुअली? हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं इसको ट्रायंगल में। ओके, ये एक्चुअली एक ट्रायंगल है, आप देखेंगे ना इसको तो क्या ये ट्रायंगल है ना। ओके, तो cos थीटा किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू क्या है? z। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? r के इक्वल है, तो लिखेंगे z अपॉन में r। ओके, तो अब इसका वैल्यू पुट करेंगे cos का, कि cos किसके इक्वल है? सो e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर इनटू cos थीटा किसके इक्वल है? z अपॉन r के इक्वल है। ओके, z अपॉन r। फर्दर आप इसको सिंपलीफाई करें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर z अपॉन में r। r इसके साथ क्या करेंगे? ये r स्क्वायर और ये r भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दिस इज r क्यूब, r स्क्वायर मल्टीप्लाई r विल बिकम इक्वल टू r क्यूब। ये r क्यूब पे इक्वल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे r क्यूब। ओके, अच्छा हमने यहां पर लिखा है डेल्टा क्यू, हमने क्यू नहीं लिखा है, हमने लिखा है डी क्यू। यहां पर भी क्या है? डी क्यू है। ये आप मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये कोई स्फीयर है, ये क्या है? कोई स्फीयर है, कोई सर्किल है। हम इसको जब डिवाइड करते हैं, सपोज करें यहां पर कोई टोटल चार्ज है, प्लस चार्ज, टोटल चार्ज है, इसकी फील्ड मल्टी डायरेक्शन में हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अज्यूम कर लेते हैं यहां पर क्या है? कोई चार्ज है, इसकी फील्ड मल्टी डायरेक्शंस में हो सकती है, रेडियली आउटवर्ड हो सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो डाइवर्ज हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो जीरो के इक्वल होता है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज यहां हो सकती है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह डाइवर्ज हो सकती है, डिफरेंट वे से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज हो सकती है। मगर हमने क्या किया? इस सर्किल का एक कंपोनेंट लिया है, इस कंपोनेंट को हमने लिया है, उसको लेते हैं dq। ये क्या है? dq2। ये dq ऐड करते जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट चार्ज मिल जाएगी। dq1 dq2 dq3 dqn आप चले जाएं, इसको सारे को सम अप करेंगे तो आपको कंप्लीटली एक पॉइंट चार्ज मिल जाएगा, एक कंप्लीटली चार्ज मिल जाएगी। ओके, अच्छा तो हमने इसका एक कंपोनेंट लिया है, एक सेक्शन लिया है इस सर्किल का, उन सेक्शन की वजह से जो चार्ज है उसकी फील्ड मालूम करनी है, उसकी फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसकी फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एज आप देखें कि हमने इसको लिया है एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस में भी है। एक्चुअली क्या है, आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें, रियलाइज करें। एक पैटर्न क्या है? पैटर्न कुछ इस तरह है हमारे पास, पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरह है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कुछ इस तरह हमारे पास यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। तो हम क्या करते हैं? इनको नेग्लेक्ट करते हैं, रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास? ये बचता है। ओके, रिमेनिंग क्या बचता है? रिमेनिंग हमारे पास ये चीज आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट की जो फील्ड है, फील्ड तो है वाई एक्सिस में फील्ड है, मगर जो इफेक्टिव फील्ड हमें मिलती है, इफेक्टिव फील्ड जो मिलती है वो मिलती है हमें एक्स एक्सिस में। वो किस में मिलती है? एक्स एक्सिस में मिलती है। तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होते है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और एक होती है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये तीन टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर एक लाइन को लेते हैं, हमने एक लाइन को लिया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को लिया है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसकी इक्वल होती है? उसको शो करते हैं लैम्डा इज इक्वल dq अपॉन में dl।
लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपान में डी एल, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होती है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लिखते हैं डी क्यू अपान में डीवी वॉल्यूम। और एक होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको शो करते हैं सिग्मा से, उसको लिखते हैं डी क्यू अपान में एरिया, क्योंकि सरफेस को मेंशन करते हैं हम वहां पर। ओके, तो ये क्या है हमारे पास लीनियर है। हमने यहाँ पर जो इफेक्ट की फील्ड मिलती है वो एक्स एक्सिस कंपोनेंट में मिलती है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके, तो आए इस तरफ। तो यहाँ पर जो क्यू है, हमें ये एक्चुअली क्यू नहीं, ये डेल्टा क्यू है। क्या ये डेल्टा क्यू है, इसको आप डी क्यू कर लेंगे, ये क्या होगी डी क्यू। ओके, ये डी क्यू हो गई। तो आए इस तरफ, डी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। डी एल यहाँ डिवाइड कर दिया, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा डी एल के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू। अभी डी क्यू का आप वैल्यू पुट कर लें, सो ए इज इक्वल टू लैम्डा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है लैम्डा डी एल। आप पुट करें लैम्डा डी एल अपॉन में आर क्यू इंटू जेड। ओके, ये मसला हल हो गया। अभी आते हैं इस आर की तरफ। इस आर को किस तरह मालूम कर सकते हैं, हम इस आर को मालूम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम इस आर की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो अभी इस आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे। आर को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आर है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट इजीली द वैल्यू ऑफ आर। कि आर किसके इक्वल है, ये आर मान लें, ये आर है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हिपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मीन बेस स्क्वायर। तो हिपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हिपोटेन्यूज है आर, इट मींस आर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, इट मींस आर इज परपेंडिकुलर। आर क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में क्या है जेड स्क्वायर, बेस क्या है जेड है, तो आप क्या करेंगे जेड स्क्वायर करेंगे। ओके, यहां से हमें आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए किसका, आर का चाहिए, आर क्यूब का वैल्यू चाहिए। We are interested in the value of r cube, not only r square or single r. Okay. तो r square is equal to, ये r square इसके इक्वल है, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म करके हम यहाँ रेडिकल 2 दे सकते हैं, रेडिकल दे सकते हैं, सॉरी रेडिकल दे सकते हैं। ये रेडिकल किसके इक्वल होता है, ये रेडिकल बराबर होता है 1/2 के, तो मैंने डायरेक्टली ये लिख लिया है 1/2। हमें चाहिए वैल्यू आर क्यूब का, ये आर का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड क्यूब करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आर क्यूब विल बिकम्स इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर 3/2। ओके, तो अभी आप इस आर क्यूब के वैल्यू को यहाँ इधर पुट कर सकते हैं। यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ आर क्यूब हियर। आप इस आर क्यूब के वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं, कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपान में आर क्यूब इनटू जेड। ओके, इनटू जेड। अभी आर क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, तो इसको रिमूव करके लिख दे रहे हैं वैल्यू इसका किसके इक्वल है, रेड पेन से लिखते हैं, ये बराबर है आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर 3/2, ये इसके इक्वल है वैल्यू। ओके, ये वैल्यू पुट कर लिया। ओके, डी क्यू अपान में 2 पाई आर। ओके, लैम्डा इज इक्वल डी क्यू अपान में एरिया, तो ये क्या है एल लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपान में 2 पाई आर। हमें वैल्यू चाहिए डी क्यू का, क्या डी क्यू ये किसके इक्वल है, डी क्यू ये किसके इक्वल है, तो dq will becomes equal to lambda 2 pi r। dq is equal to lambda 2 pi r। हमने यहाँ पर एक्चुअली क्या किया है, dq का वैल्यू पुट किया है lambda dl। dq का वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पर हमने lambda dl। dq is equal to lambda 2 pi r। dq किसके इक्वल है, lambda 2 pi r।
तो वहां इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये है लैम्डा डीएल। तो यहाँ से थोड़ा ये प्रोसेस समझने की कोशिश करें। हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। जेड भी क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। ओके, लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट है। ये भी क्या है, सारा कांस्टेंट। यहाँ पर चेंजिंग किसमें, डीएल में, किसमें, डीएल में, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट किया है एक्चुअली, इस लेंथ को। ओके, तो यहाँ हम डीएल को डीएस के इक्वल भी ले सकते हैं। डीएल इज इक्वल टू डीएस, आप देख सकते हैं डीएल इज इक्वल टू डीएस। ओके, तो आप इन चीजों को कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड इनटू 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर 3/2। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, लैम्डा और डीएल, सॉरी डीएल, जस्ट डीएल, लैम्डा को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा है हमारे पास, डीएल बचा है। डीएल इज एक्चुअली इक्वल टू, ये डीएल किसके इक्वल है, ये डीएल बराबर है डीएस के, डीएल बराबर है डीएस के। तो हम यहाँ डीएल को एज लिख सकते हैं डीएस, लिख सकते हैं डीएस। सो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर 3/2। क्या है लैम्डा, हम डीएस लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल की एरिया किसके इक्वल होती है, द एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल होती है, ये बराबर होती है 2 पाई आर के, किसके इक्वल होती है, एरिया 2 पाई आर के इक्वल होती है। इस डी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हम इन सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सम अप करते हैं। जब इन सारे कंपोनेंट्स को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, इन सारे कंपोनेंट्स को ds1 ds2 ds3 अप टू dn टाइम, जब हम इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, इसका मतलब होता है हम इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो इस ये जब ऐड करेंगे तो इसकी कंप्लीट एरिया मिल जाएगी। वो एरिया किसके इक्वल होती है, वो एरिया बराबर होती है 2 पाई आर के, इसके बराबर होती है 2 पाई आर के। तो लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z इनटू 1 बाय r स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाई 2 पाई r, इसको ले लिया हमने 2 पाई, ds किसके इक्वल हो गया, 2 पाई। जब हम ds को इंटीग्रेट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई की इक्वल हो जाएगी। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, ये एक्चुअली डिवीजन में है 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आपको ऐसा लगा है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख देता हूं, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। e इज इक्वल टू लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या लैम्डा z का लेते हैं, इनको कंबाइन करके इधर लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 लैम्डा ds। लैम्डा ds किसके इक्वल है, ये बराबर है 2 पाई r के, ये बराबर है 2 पाई r के। तो आप लिख सकते हैं e इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई r इनटू z, लैम्डा 2 पाई r इनटू z अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर 3/2। ओके, तो इस तरह फोकस करें, लैम्डा 2 पाई r किसके इक्वल है, लैम्डा 2 पाई r किसके इक्वल है, ये लैम्डा 2 पाई ये इक्वल है हमारे पास dq के, दिस लैम्डा 2 पाई इज इक्वल एक्चुअली dq। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं dq, आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 पाई r इज एक्चुअली इक्वल टू dq। ओके, तो आप लिख दें dq इनटू z अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर 3/2। तो एक्चुअली ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है इस पॉइंट पर। dq is equal to dq multiply z, E is equal to dq into z upon 4 pi epsilon naught r square plus z square all power 3/2। ओके, तो ये एक्चुअली यहां से फॉर्मूला आता है। अच्छा, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन
डेल्टा डेल्टा क्यू भी ले सकते हैं हम जब एक कंपोनेंट को फोकस करें, मगर हमने इसकी सारी सरफेस की डेंसिटी ली है, इस सरफेस पर फोकस किया है, तो हम लेंगे डी क्यू नहीं, क्या लेंगे, क्यू लेंगे, कंप्लीट चार्ज लेंगे। ये बात माइंड होनी चाहिए। हमने एक मिस्टेक कर ली है यहाँ पर, हमने क्या किया, डी क्यू लिया है। अभी हम इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसके सारे सरफेस पर फोकस करते हैं। जब सारे सरफेस पर फोकस करेंगे तो हम लिखेंगे क्यू, क्यू अपॉन में एरिया। ओके, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, क्यू अपॉन में एरिया, एरिया किसके इक्वल है, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल लैम्डा 2 पाई। तो लैम्डा 2 पाई किसके इक्वल है, ये है इक्वल क्यू के। तो E इज इक्वल टू क्यू जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। जब हम किसी लार्ज डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो हम इस वे से इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे वे से यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडे। ओके, अच्छा इनके बेसिस पर थोड़े से अगर कहें तो केसेस कर लेते हैं। अच्छा, केस होता है अगर z मच ग्रेटर हो r, ये जो r है, ये r है हमारे पास, इससे ज्यादा अगर ये z है, ये z अगर इस r से बड़ी है, z is much greater than that of r, then what will be electric field? ये कैसे आ सकता है? तो ये इतनी z बड़ी कर देते हैं कि हमारे पास जो r है इस कंपेयर टू z ये जीरो हो जाएगी। हम इस z को इतना बढ़ा देते हैं कि जो r है इस कंपेयर टू z ये r जीरो के इक्वल हो जाएगी, किसके, जीरो के। जब z is much greater than that of the r, then will be electric field will be what? तो अब ये चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। E is equal to QZ upon 4 pi epsilon naught 0। अभी क्या है, R जीरो लेंगे इस केस में, Z क्योंकि हमने इतनी बढ़ा दी कि जो R है इस दिखाई देती है एज जीरो, जीरो है नहीं मगर उसकी जो साइज होगी इतनी छोटी दिखाई देगी कि हमें हमारे पास जो R का वैल्यू होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जीरो स्क्वायर प्लस में Z स्क्वायर करेंगे 3/2। ओके, तो जीरो खत्म हो गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, ये बचा मल्टीप्लाई z स्क्वायर 3 पावर 1/2, तो 2 से गया, फिर क्या बचा हमारे पास, फिर हमारे पास इसको रिमूव कर देता हूं, इसको बदल देता हूं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू E is equal to QZ upon 4 pi epsilon naught into Z। ये स्क्वायर स्क्वायर से खत्म, बाई का क्या बचा हमारे पास, Z क्यूब। तो Z और Z ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन में 4 pi epsilon naught into Z स्क्वायर। यहाँ से आई गई तो रिमेनिंग स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिलेगी जब Z is much greater than that of the R। जब Z को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देते हैं R कंपेयर टू R, तो R हमें दिखाई देती है एज जीरो। तो हम इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। तो यह हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन व्हेन वी आर कंसीडरिंग अ लार्ज डिस्टेंस। जब हम लार्ज डिस्टेंस कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, तो हम इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। Okay, I think that should be enough for today's lecture. Okay, thank you.